तो आज के द चकाचक शो में हम बात करेंगे फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद की। इस दौर में जब इतनी बड़ी संख्या में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को तक नहीं बख्शा जा रहा, घर से लोग बेघर हो रहे हैं और लगातार लोगों की मर्सी किलिंग यानी कि जनसंहार हो रहा है, तो हर कोई इस दौर में ये जानना चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन इस तरीके के विवाद में पड़े क्यों हैं। क्या इसकी वजह धर्म है, क्या इसकी वजह कोई क्षेत्र है या कोई ये धार्मिक विवाद है। आज के इस वीडियो में जिज्ञासा के एपिसोड में हम पूरी चर्चा करेंगे इस बात की कि फिलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे के सामने इस तरीके से खड़े क्यों हैं और क्या है इसका राज। दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद आज का नहीं, बहुत पुराना है। ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इसी जगह अत्याचारों का सामना करना पड़ा और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा है। वहीं फिलिस्तीनियों का मानना है कि वे लोग हमेशा से यहाँ के मूल निवासी हैं। फिलिस्तीन जो जगह है वहाँ के लोग मानते हैं, जिन लोगों से इजराइल के यहूदियों का विवाद है, अरबियों से, उनका मानना है कि वो मूल रूप से वहीं के निवासी हैं और इस जगह पर उनका अधिकार है। वो किसी भी स्थिति में उसे नहीं खोना चाहते। 72 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य ने इस इलाके पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस घटना का एक्सोडस कहते हैं। एक्सोडस का मतलब ये था कि जो हमला हुआ रोमन द्वारा उससे सारे यहूदी बिखर गए, दुनिया भर में तितर बितर बिखर गए, सारी दुनिया में उनका रहवासा होने लगा। थियोडर हर्जल नाम के वियना में रहने वाले एक यहूदी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की। सैद्धांतिक तौर पर इसकी नींव रखी। 1860 में जन्मे हर्जल वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटीसेमिटिज्म की वजह से उन्होंने वियना छोड़ना पड़ा। अब एंटीसेमिटिज्म होता क्या है? एंटीसेमिटिज्म एक ऐसी नीति है जो यहूदियों के खिलाफ है। उसमें माना जाता है कि यहूदी लोग किसी को भी धोखा दे सकते हैं, ये भरोसे के लायक नहीं है। इसके बाद वो फ्रांस आ गए। जो नेता थे वो फ्रांस आ गए और वहाँ उन्होंने बतौर पत्रकार काम शुरू किया। साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच एक युद्ध हुआ। फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हार के कारणों की जब समीक्षा की गई तो उसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी एल्फ्रेड डेफ्रस के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्जल ने इस खबर पर कवर स्टोरी की। हर्जल ने इस पूरे मामले को कवर किया और इसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि वो पूरी दुनिया में फैले हुए यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश और राज्य की स्थापना करेंगे, क्योंकि वो बड़े दुख में हैं। एंटीसेमिटिज्म की नीति के द्वारा उन पर अत्याचार हो रहे हैं दुनिया भर के यहूदियों पर। 1897 में जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना हुई। जायनिस्ट वर्ड का मतलब होता है जन्नत। साल 1897 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। जायनिस्ट का हिब्रू में अर्थ होता है स्वर्ग। इस संस्था को पूरी दुनिया के यहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर तले इकट्ठा होने लगे। इस साल संस्था के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, हर साल होता था ये, लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी यानी कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी से उनका निधन हो गया। उनकी मौत यहूदियों के अलग देश के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो काम करना चाहते थे, जायनिस्ट कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच तब तक बहुत मजबूत हो चुकी थी। जो संगठन वो बनाना चाहते थे, जो भाव वो जागृत करना चाहते थे, अपने जीवन में वो कर चुके थे। ब्रिटेन और यहूदियों के बीच में बालाफोर समझौता हुआ। ब्रिटेन और यहूदियों के बीच में हुआ ये बालाफोर समझौता क्या था? उस दौर में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ऑटोमन साम्राज्य का परचम लहराता था। ऑटोमन साम्राज्य के परचम के तले वो सारा क्षेत्र आता था जिसकी फिलिस्तीन में गणना की जाती है। लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच में एक बालाफोर समझौता हुआ। दोनों के बीच इस समझौते में के मुताबिक युद्ध में ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। ब्रिटेन ने वही किया जो हमेशा से करता है, एक पक्ष को पकड़ता है, उसे एक अच्छा लालच देता है और उसे दूसरे पक्ष के खिलाफ लड़ा देता है, यानी कि वहीं की शक्ति वहीं के खिलाफ लड़ती है और ब्रिटेन का फायदा होता है। ब्रिटेन ने अपना वादा पूरा नहीं किया क्योंकि वह इसके लिए जाना भी जाता है। आधुनिक संघर्ष इस समझौते के बाद जायनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करेगा तो वो कहेगा कि नए देश की स्थापना के लिए उस इलाके में बड़ी आबादी में
यहूदियों की मौजूदगी जरूरी है। अगर यहूदी नहीं है तो किन के लिए देश बना है? ऐसे में यहूदियों ने अपने देश को छोड़कर धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाके में आगे बसना शुरू किया, लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन अपने वादे से मुकर गया। उन्होंने यहूदियों को इलाके में बसने में मदद जरूर की, लेकिन उन्होंने वहां उनके लिए कोई स्वतंत्र देश बनाने में मदद नहीं की। बसाने के लिए तमाम तरह की मदद और सुविधाएं जरूर ब्रिटेन ने दी, जैसे कि वो करता है कि अगर उसने उसकी जरा सी भी मदद नहीं की तो वही लोग बिगड़ जाएंगे और उसका शासन नहीं चलेगा। उन्होंने उनकी मदद की। इसके साथ ही फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की स्थापना शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें एक अधिकार मिल गया था कि वो यहाँ आकर बसें। हिटलर के खौफ की वजह से फिलिस्तीन पहुंचे यहूदी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1920 और 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते हुए उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों के साथ नरसंहार से बचने के लिए लाखों, हिटलर जो था उसकी नाजियों की एक टोलियां थी जो यहूदियों को मारने के लिए बनाई गई थी। यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे क्योंकि वो हिटलर से परेशान थे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता होने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके भविष्य का क्या होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1920 और 1945 के बीच में यूरोप में बढ़ते हुए उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों लोग यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाकों में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता होने लगी। नाजियां जो थी ना, वो हिटलर की एक समूह थी टुकड़ियों की जो ऐसे नरसंहार को अंजाम देती थी। फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। इस टकराव के नतीजे तो अब तक सामने आ रहे हैं। 1933 में जर्मनी के सत्ता पर काबिज होने के बाद, यानी 1933 के बाद हिटलर के हाथ में सत्ता आ गई। ये तो ऐसा था कि किसी तानाशाह को दुनिया का सबसे बड़ा ताकत मिल गया। यहूदियों को पूरी दुनिया से खात्मा करने की योजना पर अमल किया जाने लगा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज के साथ बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाटे उतारा गया। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया भीषण नरसंहार में, जिसमें 15 लाख बच्चे शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को खत्म कर दिया। बहुत पुराना धर्म है यहूदी, इसके काफी लोग थे। संयुक्त राष्ट्र ने कर दिया इलाके को बंटवारा। संयुक्त राष्ट्र यूएसए ने इसका बंटवारा कर दिया कि अब ये बहुत बुरा चल रहा है, इसका बंटवारा की जाए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष संभाल पाना अति मुश्किल हो गया। ऐसे में वो इस मामले को नवगठित संयुक्त राष्ट्र में ले गया और संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया। अब इस इलाके में यहूदी और अरब देशों में बांट दिया गया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि दोनों धर्मों की इसमें मान्यता है। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में अंग्रेज ने इस इलाके को छोड़कर चले गए, क्योंकि देश आजाद करने थे उन्हें, वो चले गए। 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। अरब देशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल के खुद के राष्ट्र घोषित करते हुए इजराइल को खुद का राष्ट्र घोषित करते हुए सीरिया, लीबिया और इराक ने इस पर हमला बोल दिया। इसी के साथ ही अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत होती है। सऊदी अरब ने अपनी सेना युद्ध में भेजी और मिस्र की सहायता से इजराइल पर हमला बोल दिया। यमन भी युद्ध में शामिल हुआ। 1 साल तक लड़ाई के चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे ग्रीन लाइन का नाम दिया गया। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। आप समझ रहे हैं कि इतने देशों के मिलने के बाद भी इजराइल ने ज्यादा इलाका ले ही लिया, कुछ छोड़ा नहीं। 70,000 फिलिस्तीनी घर से विघटित हो गए। युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी, यानी कि अमेरिका ने इजराइल को मान्यता दे दी। 1967 के युद्ध में जो युद्ध हुआ फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, इसमें गाजा और वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा हो गया। 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिन में ही उन सबको हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर अपना कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है, यहाँ तक कि यरूशलेम को भी वो अपनी राजधानी बताता है और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएसए ने भी इसे मान लिया है। हालांकि गाजा के कुछ हिस्सों को उसने अपनी दरियादिली दिखाते हुए फिलिस्तीन को वापस लौटा दिया। जहां फिलिस्तीन के जो
आप कह सकते हैं कि भगाए हुए इजराइल से लोग हैं वो वहाँ रहते हैं। वर्तमान में इजराइल ज़्यादातर फिलिस्तीनी गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। वहीं से अभी गाज़ा पट्टी से और वेस्ट बैंक से लोग, जो हमास संस्था बनी है जिसकी अपनी सेना भी है, वहाँ से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब आप जान चुके हैं कि यहूदी देश इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा किस लिए है। फिलिस्तीन अपनी जगह पर काबिज था, लेकिन दुनिया की परिस्थितियां ऐसे बनी कि यहूदी वहां पहुंचने लगे और अब ये सिचुएशन ऐसे आ गए हैं कि तनातनी अपने चरम पर हैं। देखने का सबसे ज़्यादा महत्व ये होगा कि ये देश किस कदर अपने दम पर आते हैं। इजराइल कोई मामूली देश नहीं है, वो 2 से 3 बार इन सारे अरब देशों की सेनाओं को हरा चुका है। वह अपने दम पर इन सभी को पलटाने की हिम्मत रखता है और हमास भी हमेशा अपनी हिमाकत से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उनका मानना है कि यरूशलेम वो पवित्र जगह उनकी है और इजराइलियों का मानना है कि वो पवित्र जगह उनकी है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि यहूदी धर्म कितना पुराना है और इजराइल के विशेष क्षेत्र से उनका क्या लेना देना है और यरूशलेम जो है उसकी धार्मिक मान्यता कितनी है। अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है ताकि हमारे उत्साह में वृद्धि हो और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकें।